तो भाई लोग, अवतार द वे ऑफ वाटर 3-4 बार देखने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस पर जरा खुल के बात की जाए और इस पर भरपूर ज्ञान फैला जाए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब तुम अगर ये सोच रहे हो कि टिकट इतनी महंगी होके भी मैंने इसे 3-4 बार कैसे देख लिया, तो तुम्हें ये पता है कि मैंने ये कैसे किया। खैर, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुमको बता दूं कि इस वीडियो में आपको अवतार 2 को लेकर तगड़ा स्पॉइलर मिलने वाला है, तो जिन्होंने भी मूवी अभी तक नहीं देखी वो कट लो, और अब जो बाकी रह गए हैं चलो वीडियो के मजे लेते हैं। लेकिन उससे पहले छोटा सा इंट्रो तो बनता है। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्की और आप देख रहे हो विक्की फिल्मी टॉक। मूवी एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो सिर्फ तुम्हें जेम्स कैमरॉन के डायरेक्शन में ही मिलेगा। ऐसे विजुअल जो तुम्हें इस असली लेकिन तनाव भरी जिंदगी से 3 घंटों के लिए ही सही पर दूर एक सपनों की दुनिया में ले जाती है। और इतना महंगा टिकट होने के बाद भी लोगों का इसको बड़ी संख्या में देखने जाने का यही कारण है। दोस्तों, कहानी का प्लॉट पार्ट 2 में भी वही है। इंसान फिर से एक बार किसी लालच की वजह से पैंडोरा पर हमला बोल देते हैं, लेकिन इस बार लालच कुछ बड़ा है, क्योंकि पहली बार इंसान सिर्फ अनऑब्टेनियम के लिए यहाँ पर आए थे, वो भी छोटी तादाद में, लेकिन इस बार वो पंडोरा पर कब्जा करने के मकसद से आए हैं। बताओ यार, नाविज ने इन्हें हाथ क्या पकड़ लिया, इन्होंने तो सीधा गर्दन पकड़ ली। मतलब यहाँ पे तो इंसानों के लिए दादाजी का ये डायलॉग बनता है, बड़ा हरामी हो बेटा। लेकिन अब इंसान भी क्या करे, पृथ्वी अब रहने लायक नहीं रही अब, क्योंकि अर्थ की वाट लगा चुके हैं। तो अब पेंडोरा की बारी है। बेसिकली इंसान हम पेंडोरा पर इंसानी कॉलोनीज बनाना चाहते हैं, लेकिन कैसे? बिना ऑक्सीजन मास्क के तो ये यहाँ टपक जाएंगे। तो ये सब कैसे होगा? अब इस कैसे जैसे बहुत से सवाल इस फिल्म में बाकी रह गए हैं। किसी के बाप का पता नहीं तो किसी की माँ गुम है, कोई मर के भी वापिस आ गया है, तो कोई मरने के बाद एक बच्चे को जन्म देता है। लेकिन टेंशन मत लो, इन सभी सवालों पर हम आगे आराम से बात करेंगे। तो इंसानों को हराने के बाद जैक सुली कुछ सालों तक बहुत मजे लेता है, जिसका नतीजा उसको 3 बच्चे भी होते हैं, और साथ ही में तोरक माक्तू होने की वजह से वो ओमेटिका गांव का सरदार भी होता है। अब दोस्तों, यही वो पल होता है जब जैक को लगता है कि वो सेटल हो गया है, 3 बच्चे, एक अच्छी बीवी और सब कुछ मानने वाला गाँव। तो उसे लगता है कि अब वो मुसीबतों से कोसों दूर है। लेकिन जैसा कि फ्यूरी ने कहा था, तुम जंग जीतो या फिर हारो, मुसीबत कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। और अपने मार्वल के चच्चा फ्यूरी बिल्कुल सही थे, क्योंकि इंसान पेंडोरा पर आ पहुंचते हैं और इस बार पुराना दुश्मन नई ताकतों के साथ लौटता है। अब वैसे तो कर्नल मर चुका है, लेकिन पार्ट 2 में हमें पता चलता है कि कर्नल ने अपना और अपने टीम के क्लोन बनाए हुए थे, और उन्हें अपनी याददाश्त जो उसने स्टोर करके रखी हुई थी वो भी इन क्लोन के अंदर डाल दी जाती है। अब वैसे तो कर्नल और उसकी पूरी टीम मर चुकी है, लेकिन क्योंकि उनकी याददाश्त इन क्लोन में है, तो बेसिकली ये वही है, बस अवतार के रूप में। हालांकि कर्नल को उसकी मौत याद नहीं होती, क्योंकि कर्नल ने जैक के साथ हुई आखिरी लड़ाई से पहले ही अपने क्लोन के लिए अपनी याददाश्त स्टोर करके रखी हुई थी। लेकिन हाँ, बदला उसे बिल्कुल याद होता है। अब जैसे जैक सुली को पता चलता है कि कर्नल साहब आए हैं, वो ओमेटिका गांव से अपनी फैमिली को लेकर रफू चक्कर हो जाता है, क्योंकि जैक अब अकेला नहीं है, उसके कंधों पर उसके बच्चों की जिम्मेदारी भी है, और लड़ाई में उन्हें कुछ ना हो जाए यही सोचकर वो किसी और को उस गाँव का कप्तान बना के वहाँ से कट लेता है। वैसे पार्ट 2 में बहुत सारे नए किरदार भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिनमें से ही एक होता है स्पाइडर, जो कर्नल का बेटा होता है। बताओ यार, पार्ट 1 को देखकर मैं सोच रहा था कि अपना जैक ही रंगीन मिजाज का होगा, लेकिन अय्याशियों में कर्नल उससे भी एक कदम आगे थे। खैर, जब पार्ट 1 में कुछ वफादार इंसानों को यही पैंडोरा पर रखा गया था, तभी स्पाइडर को भी यही रख दिया गया था, क्योंकि स्पेस ट्रैवल और ग्रेविटी बच्चों को हजम नहीं होती, और बचपन से ही जैक के बच्चों के साथ रहकर स्पाइडर भी अपने आप को नावी ही समझता है। मूवी में कई बार वो अपने ही बाप से भिड़ जाता है। अब वैसे तो ये दोनों बाप बेटे एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में अभी भी इनका एक दूसरे के लिए प्यार जिंदा है। इसके सबूत हमें मूवी में कई बार दिख जाते हैं, जहाँ पर पहले तो कर्नल स्पाइडर को बचाता है और लास्ट में स्पाइडर भी कर्नल को बचाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं तो जैक अपनी फैमिली को लेकर पानी की सैर करने निकल पड़ता है, और स्पाइडर अपने बाप के कब्जे में होता है। अब यहीं पे हमें पानी की ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जो अपने कल्पना से परे है। यहाँ पे अपने भाई जैक को फिर से वही स्ट्रगल करनी पड़ती है जो उसने पार्ट 1 में नेवी बनने के लिए की थी। और फन फैक्ट पता है क्या है? मेटाकाइना यानी कि समुद्री वासी इंसान को हैवान समझते हैं। अब इंसानों ने हैवानियत तो की भी है। खैर, यहाँ भी जैक कामयाब हो जाता है, और टोनोवारी जो कि मेटकाइनावो का सरदार होता है, वो उसे यहाँ रहने की इजाजत दे देता है। फिर क्या, जैक और उसका परिवार मिलके मेटकाइना के जीने का ढंग सीखते हैं, जैसे तैरना और पानी में रहने वाले जीवों की सवारी करना। यही पे सबको ये भी पता चलता है कि कीरी नाविस से कुछ हटके है, वो पानी में पहले से ही ज्यादा सांस ले पाती है, यहाँ तक कि समुद्र के जीवों को कंट्रोल भी कर सकती है। अब वैसे भी इस फिल्म की सबसे बड़ी मिस्ट्री यही लड़की है। इसका जन्म डॉक्टर
ग्रेस की अवतार से हुआ है, और वो भी तब जब ग्रेस जिंदा ही नहीं थी। ये कैसे संभव हुआ? इसका बाप कौन है? और इसमें माँ ईवा की पावर्स क्यों है? इन सभी सवालों को लेकर मूवी में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, और इसलिए कीरी के बारे में पार्ट 3 में जानने के लिए बहुत कुछ बाकी बचता है। लेकिन अगर मैं इसको लेकर अपना फिल्मी ज्ञान पे लूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये माँ ईवा का अवतार होगी, बिल्कुल हिंदू देवताओं की तरह, या फिर हो सकता है ये माँ ईवा की बेटी हो, बिल्कुल क्रिश्चियन गॉड यीशु मसीह सन ऑफ गॉड की तरह। ऐसा इसलिए क्योंकि ईवा अपने आप को यानी नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहती है। अगर तुमने इसका पार्ट 1 देखा है तो तुम्हें वो लास्ट का सीन तो याद ही होगा, जब लड़ाई से पहले अपना जेक माँ ईवा जिस पेड़ में बसती है उससे अपनी चोटी कनेक्ट करके इंसानों से लड़ने के लिए मदद मांगता है, लेकिन नेट्री उसे कहती है कि माँ सिर्फ नेचर की देखभाल करती है, किसी का पक्ष नहीं लेती। पर लास्ट में हमें पता चलता है कि माँ ईवा लड़ाई जीतने के लिए जैक की मदद करती है। तो बेटा इससे ये साबित होता है कि ईवा किसी ब्रेन की तरह है, जो अपने आप को यानी नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। जब लास्ट में जैक ईवा की मदद से परमानेंटली अवतार की बॉडी में शिफ्ट हो जाता है, तब वही चीज वो डॉक्टर ग्रेस के साथ करके देखता है, लेकिन वो नहीं हो पाता। तो मेरा फिल्मी दिमाग चीख चीख के मेरे को कह रहा है कि तभी ईवा ने ग्रेस की अवतार वाली बॉडी को अपनी पावर से प्रेग्नेंट किया होगा। यानी कि अगर टेक्निकली देखे तो कीरी का कोई बायोलॉजिकल बाप है ही नहीं। खैर हम कीरी के बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आगे कहानी में कर्नल जेक और उसकी फैमिली को ढूंढ ही लेता है। वो उसे पकड़ने के लिए एक जीव को चारा बनाता है जिसका नाम है टुलकुन, पेंडोरा के समंदर के सबसे बड़े जीवों में से एक, और फिल्म के अनुसार ये पेंडोरा का सबसे बुद्धिमान प्राणी भी है। कीरी के अलावा ये इस फिल्म का दूसरा कैरेक्टर है जो मिस्टीरियस है और हमें अपने बारे में जानने के लिए क्यूरियस बनाता है। इनकी एक खास बात और है, इनके दिमाग के पास वाले एक हिस्से में ऐसा लिक्विड मिलता है जो इंसान की उम्र को बढ़ने से रोक देता है, और इसे इंसान अमृत कहते हैं। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये भी जेम्स कैमरॉन ने इंडियन माइथोलॉजी से लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अमृत से जुड़े किस्से तुम्हें दुनिया के हर माइथोलॉजी में मिल जाएंगे, यहाँ तक कि साइंस से आधारित किताबें भी इस पर लिखी गई है। अब इसका कारण ये है कि हम इंसान अपनी उम्र से खुश नहीं है, और जिंदगी के तीनों पड़ाव में से हमें सिर्फ जवानी ही पसंद है। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी को भी बूढ़ा होके मरना पसंद नहीं है, या फिर मरना ही पसंद नहीं है, और इसीलिए इंसान ने अपनी कल्पनाओं में अमृत की खोज की है। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो जेक सुली का छोटा बेटा एक टुलकुन को अपना दोस्त बनाता है और उसे बचाने के चक्कर में कर्नल के हाथ लग जाता है। अब क्लाइमैक्स की बारी आती है जिसमें मेटा काइना और जेक मिलके कर्नल और इंसानों का मुकाबला करते हैं और जीतते भी है। लेकिन इसी लड़ाई में जेक का बड़ा बेटा नेट यान मारा जाता है और सुली फैमिली बच तो जाती है, लेकिन स्पाइडर की वजह से कर्नल भी बच जाता है। एक्चुअली में स्पाइडर उसे बचाना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करे, कमबख्त इमोशन कहाँ किसी के बस में होते हैं। वैसे आग दोनों तरफ बराबर की लगी होती है, जो बेसिकली हमें इस बात का हिंट देती है कि भले ही आज इन बाप बेटे में दरार है, लेकिन आगे चल के दोनों साथ जरूर होंगे। जेक अपने बेटे को समंदर में मेटा कायना के रीति रिवाज से दफना कर वहाँ से कल्टी मारने की फिराद में होता है, लेकिन टोनो वारी उसे कहता है ना, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, और अपना जेक नावी से मेटा कायना बन जाता है। बताओ यार, ऊपर वाले ने किस समय इसकी किस्मत लिखी थी। बंदा पहले इंसान था, फिर अवतार बना, फिर नावी, और अब समुद्री मछली, मतलब कि मेटा कायना। पता नहीं आगे 5-6 पार्ट में ये और क्या क्या बनेगा। मूवी की स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है जितनी की पार्ट 1 की थी, और पता नहीं क्यों क्लाइमैक्स देखने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ तो बाकी रह गया है। शायद इसीलिए क्योंकि ये मूवी तो बस एक इंट्रो की तरह थी। आगे आने वाले पार्ट में हमें असली कहानी दिखाई जाएगी। हालांकि इस बार जेम्स कैमरॉन ने पब्लिक को एक वजह दी है पार्ट 3 को देखने थिएटर्स वापस आने के लिए, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल बाकी है जिनके जवाब पार्ट 3 में ही मिलेंगे। और तुम सबको तो पता ही होगा कि इसके पार्ट 3 की शूटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, और पार्ट 4 के भी कुछ सीक्वल शूट किए जा चुके हैं, और पार्ट 5 की भी स्क्रिप्ट रेडी है। तो इसके और 3 पार्ट तो हमें दिखेंगे ही। 6 और 7वें पार्ट अभी कंफर्म नहीं है। वैसे अगर तुमने अवतार द वे ऑफ वाटर मूवी देखी है तो तुम्हें ये कैसी लगी, और तुम्हारे मन में अगर इसको लेकर कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मुझसे अगर पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो ट्विटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और अगर अब तक वीडियो देख ही ली है तो लाइक और शेयर तो बनता है यार। तो फिर चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।